नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं आपको आईबीपीएस आरआरबी यानी ग्रामीण बैंक क्लर्क के बारे में वो सारी जानकारी दूंगा जो एक एस्पिरेंट को होनी चाहिए, चाहे कट ऑफ हो, सैलरी हो, एग्जाम पैटर्न हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में हो, सारी जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई आईबीपीएस आरआरबी, जिसको हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक हम इसे कहते हैं। और 2025 में एक नोटिफिकेशन आउट हुआ, हर स्टेट का एक आरआरबी बना। वन स्टेट वन आरआरबी। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। तो अगर आप इस ग्रामीण बैंक की भर्ती के एग्जाम को पास करते हैं तो आप अपने स्टेट में या फिर दूसरे किसी भी स्टेट में, भारत के किसी भी दूसरे स्टेट में क्लर्क या पीओ बन सकते हैं। बहरहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लर्क के बारे में। तो साथियों, अगर आप ग्रामीण बैंक में क्लर्क बनते हैं तो आपकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या रहेंगी। ठीक है, ये पूरी तरह से क्लर्किकल जॉब है, फ्रंट डेस्क जॉब है, कस्टमर डीलिंग का इसमें काम रहेगा। लेन देन, चाहे कैश हैंडलिंग हो, ग्राहकों का पैसा जमा करना हो, निकालना हो, कैश डिपॉजिट हो, कैश विड्रॉ हो, अकाउंट मैनेजमेंट, केवाईसी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन, कस्टमर की जानकारी, नए बैंक के खाते खोलना, पासबुक प्रिंट करना, एनईएफटी आरटीजीएस के जरिए फंड ट्रांसफर करना, चेक और डिमांड ड्राफ्ट डीडी को क्लियर कराना है। तमाम तरह की सरकारी योजनाएं होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया या फिर अटल पेंशन योजना हो गया, मुद्रा लोन हो गया, इसके बारे में लोगों को बताना और उनके खाते खोलना। यानी भारत सरकार की योजनाओं को दूरस्थ ग्रामीण तक पहुंचाना। दूर गांव, जो रिमोट विलेजेस हैं, वहां तक भारत सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं बैंकों के अधीन होती है। साथियों, बैंक ऑफिस सपोर्ट, बैक ऑफिस सपोर्ट, कैश का हिसाब किताब रखना है, लेजर का काम है, मेंटेन करना, शाम को डेली रिपोर्ट तैयार करना। तो इस तरीके से ये कंप्लीटली एक क्लर्किकल जॉब है। साथियों, इसमें हम बात करते हैं कि भाई कब आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो देखिए, नोटिफिकेशन जो लास्ट टाइम आया था, पिछली साल 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था, वो आया था इसका 1 सितंबर 2025 को। ठीक है, क्योंकि पिछली साल एक नई नियमावली बनी जिसमें कहा गया कि भाई पहले हम एसबीआई पीओ क्लर्क का एग्जाम कराएंगे, उसके बाद आईबीपीएस पीओ क्लर्क का एग्जाम कराएंगे और लास्ट में ग्रामीण बैंक पीओ क्लर्क का एग्जाम कराएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से नोटिफिकेशन आया 1 सितंबर 2025 को। वही एग्जाम था नवंबर दिसंबर में। इस साल भी जो क्लर्क का एग्जाम होना है ग्रामीण बैंक क्लर्क का, वो 6, 12, 13 दिसंबर 2026 को होगा। और इसके मेंस का एग्जाम, प्री जो होगा 6, 12, 13 दिसंबर को होगा, मेंस होगा 30 जनवरी 2027। ग्रामीण बैंक क्लर्क में 2 फेजेस होती हैं, प्री और मेंस। ठीक है, तो प्री की तारीख आप देख सकते हैं, मेंस की भी तारीख देख सकते हैं। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल भी नोटिफिकेशन पिछले साल की ही तरह 1 सितंबर 2025 को देखने को मिल सकता है। साथियों, अब मैं बात करता हूं कि भाई इसमें एप्लीकेशन फी क्या होती है, यानी फॉर्म भरते समय आपको कितने पेमेंट करना होगा। अगर आप जनरल, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो आपको 850 रुपए देने होंगे। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो आपको 175 रुपए पे करने होंगे। ग्रामीण बैंक पीओ का अलग से फॉर्म भरा जाता है, क्लर्क का अलग से फॉर्म भरा जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्म को आप भर देंगे, उससे अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो पीओ, खराब आ गए तो क्लर्क, जैसा कि आप देखते हैं कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। बट बैंक में ऐसा नहीं है, पीओ का अलग से फॉर्म भरना है, क्लर्क का अलग से फॉर्म भरना है। क्लर्क का एग्जाम अपने आप में एक स्वतंत्र परीक्षा है, पीओ की परीक्षा भी अपने आप में एक स्वतंत्र परीक्षा है। ठीक है, अब साथियों मैं आपको लेकर चलता हूं पिछली गत वर्षों की वैकेंसीज के बारे में। तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ग्रामीण बैंक क्लर्क में हर साल वैकेंसी आती रही है। सन 2018 से लेकर 2026 तक आप देखेंगे कंटिन्यू वैकेंसी है, चाहे कोरोना पीरियड हो, फिर भी वैकेंसीज का क्रम बदस्तूर जारी रहा है। 2018 में 5249, 3688, 4624, 6794, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और 2026 में तो अभी वैकेंसी आएंगी क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं है। 2025 में सबसे हाईएस्ट वैकेंसी देखने को मिली थी, 8034 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ क्लर्क के लिए देखने को मिली थी 2025 में। साथियों, अब बात करते हैं सैलरी स्लिप की। तो ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है जिसमें एक कैंडिडेट जो ग्रामीण बैंक में क्लर्क बनते हैं, नवंबर यानी 30 दिन का उनका ये सैलरी बना है। बेसिक पे है 26,730 का बेसिक पे है। तमाम तरह के डीए, एचआरए, एसपीए, एसपीपी
ठीक है, ये सब ऐड होता है और जो फाइनल अमाउंट बनता है यानी ग्रॉस पेमेंट बनती है वो बनती है 54,792, 54,000, 54,792 का ग्रॉस अमाउंट बनता है, 54,000, जिसमें से 8987 यानी 8,987 रुपया डिडक्ट होता है, जो आप ही को बाद में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनपीएस डबल ई में 4,980 रुपए कट गए, एनपीएसडी में 3,557 रुपए कट गए, यानी नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह में। तो कुल मिला के ये आप ही का फंड है जो एक साथ इकट्ठा होता रहता है, एक साथ आपको मिल जाएगा, हर महीने इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि भाई 54,792 रुपए का ग्रॉस पे है, 8,987 रुपया इसमें से कट रहा है, तो फाइनली जो आपके अकाउंट में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा वो 45,805 रुपए होगा। ये बिल्कुल इनिशियल सैलरी है, यानी कि एक व्यक्ति जो बैंक से जुड़ता है तो उसे पहले ही महीने इतना अमाउंट देखने को मिल जाता है। तो 45-50 हजार रुपए की ये नौकरी है, बढ़िया नौकरी है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की नौकरी है, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं महंगाई भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो उस वजह से बचत भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है कंपैरिजन टू सिटी। ठीक है, महंगाई के अगर मैं कंपैरिजन करूं तो। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो साथियों 18 से 28 साल इसमें एज लिमिट है, 18 से 28 साल। अगर आप जनरल या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी में आप 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, एससी एसटी में आप 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं यानी दिव्यांग हमारे भाई बहन जो जनरल कैटेगरी से हैं वो 38 साल तक, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 41 साल तक, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 43 साल तक, विडो डिवोर्स वीमेन 35 साल जनरल, 38 साल ओबीसी, 40 साल एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन ईएसएम जिसे हम कहते हैं अप टू 50 इयर्स मैक्सिमम, 50 साल तक मैक्सिमम इसमें रहता है। तो आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर सरकारी नियमों के हिसाब से मिलती है। साथियों क्वालिफिकेशन पे चर्चा करते हैं कि योग्यता क्या चाहिए। अगर सिंपल योग्यता है कि आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, कुछ भी आपने किया है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। न्यूनतम प्रतिशत, सर ग्रेजुएशन कितने परसेंट से होना चाहिए? तो ग्रेजुएशन में किसी भी न्यूनतम प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, आपने अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया, जो भी आपने बीए बीकॉम किया वो पास कर लिया, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका सिर्फ पास होना जरूरी है। अंतिम वर्ष के छात्र जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, सर हमारे बारे में बताइए, आप तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपका फाइनल रिजल्ट आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई कट ऑफ तारीख है उससे पहले आ जाए। दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको पास होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इस बात का मतलब मैं एक बार आम भाषा में, आसान भाषा में बता दूं कि जब नोटिफिकेशन आउट होगा 1 सितंबर 2026 को, मैं मान लेता हूं नोटिफिकेशन आएगा 2025 के आधार पर, तो उस नोटिफिकेशन में मेंशन होगा कि भाई इस तारीख तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर मेरा फाइनल ईयर तो हो चुका है, फाइनल ईयर के जैसे आपने बीटेक किया और आपका 8th सेमेस्टर है, चौथी साल का 8वां सेमेस्टर है, जिसके एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, आप बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी आपके पास ना तो कोई डिग्री है, ना कोई सर्टिफिकेट है और ना ही फाइनल मार्कशीट है, तो क्या करें सर? तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त वो प्रमाण पत्र दिखाना होगा। ठीक है, आप पास हो चुके हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसके आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चला है कि आपका फाइनल ईयर कंप्लीट है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये यहां पर बात निकलती है। साथियों आगे है स्थानीय भाषा का ज्ञान, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को लेकर इन्होंने कहा है यह पूरी तरह से अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आपको गुजरना ही पड़ेगा। आप जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं आपको वहां की स्थानीय भाषा आनी चाहिए। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये जो ग्रामीण बैंक के नोटिफिकेशन में जो भर्ती निकलती है वो देश भर के अलग अलग राज्यों के हिसाब से निकलती है, देश भर के अलग अलग राज्यों के हिसाब से। अब माना कि जैसे 2025 में मैंने बताया 8,000 के करीब वैकेंसी आउट हुई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां थी? राजस्थान में थी। पिछली साल हाईएस्ट वैकेंसी राजस्थान में थी। अब सोचिए कोई लड़का है तमिलनाडु का, उसने देखा कि भाई ग्रामीण बैंक में सबसे ज्यादा वैकेंसी राजस्थान से है। अब जो तमिलनाडु का है तो वहां की क्षेत्रीय भाषा तमिल है, तो वो तमिल भाषा बोलते हैं, बहुत अच्छी तमिल बोलते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी नहीं आती। ठीक है,
हिंदी नहीं आती, तो और वो चाहते हैं कि भाई चूंकि यूपी राजस्थान में वैकेंसी ज्यादा है तो क्यों ना मैं राजस्थान से फॉर्म भर दूं, वैकेंसी ज्यादा है तो मौका भी वहां ज्यादा है, तो उन्होंने राजस्थान से फॉर्म भर दिया। प्रीलिम्स मेंस पास कर लिया, दोनों एग्जाम क्वालिफाई, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस पास कर लिया। अब फाइनल में उनका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि राजस्थान में बोली जाने वाली हिंदी भाषा को उन्हें लिखकर, पढ़कर, समझकर, ठीक है, उनको हिंदी भाषा लिखना, पढ़ना, समझना और बोलना आना चाहिए, इस बात की जांच होगी। सेम केस फॉर कि भाई उत्तर प्रदेश का कोई स्टूडेंट है और उसने मान लो कि केरला के लिए अप्लाई कर दिया, तो केरला की जो लोकल लैंग्वेज है वो उनको आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देश के किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, शर्त यह है कि उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वहां की क्षेत्रीय भाषा आपको आनी चाहिए। इस बात का एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट को ही हम क्या कहते हैं, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। प्रमाण, आप अगर आपने क्लास 8th या उससे ऊपर की क्लासेस में स्थानीय भाषा को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, ठीक है, तो फिर आपको इस टेस्ट को देने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ज्वाइनिंग से पहले आपको एक भाषा प्रवीणता परीक्षा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा आपका, जिसमें फेल होने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, ठीक है। अगर आप फेल हो गए तो फिर आपका जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वही टर्मिनेट हो जाएगा। साथियों, कंप्यूटर ज्ञान के बारे में बात करते हैं। देखिए, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कंप्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान होना वांछनीय है। वांछनीय का मतलब यह नहीं है कि अगर आपके पास, वांछनीय का मतलब है कि हम चाहते हैं कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो। आप कह रहे हैं कि सर मैंने तो सिंपल बीए किया है, ठीक है, मुझे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि विदाउट कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, है ना, तो उस स्थिति में यहां पर लिखा होता है कि भाई ये मैंडेटरी है। जैसे इसने इसमें क्या लिखा है कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है, तो आपको एलएलपीटी से गुजरना ही पड़ेगा। आपने क्लास 8 या उससे ऊपर की क्लासेस में स्थानीय भाषा पढ़ी है तो बात अलग है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, ये वांछनीय है। वांछनीय का मतलब डिजायरेबल है, हम चाहते हैं कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज हो। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो काम आपका तब भी चल जाएगा, लेकिन आवेदन करने के लिए पूरी तरह से अनिवार्य नहीं है, ठीक है। क्यों? हालांकि क्योंकि बैंक का सारा काम डिजिटल होता है, इसलिए बेसिक कंप्यूटर आना जरूरी है। तो कुछ साथी हमारे परेशान रहते हैं कि सर हमारे पास अलग अलग तरह के कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, ये चल जाएगा क्या? आपका कोई भी प्रकार का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चल जाएगा, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, आप तब भी ग्रामीण बैंक में क्लर्क बन सकते हैं। क्योंकि काम बैंक के अंदर कंप्यूटराइज्ड होता है, इसलिए बैंकिंग सिस्टम चाहता है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो। अब आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि भाई सीपीयू क्या है, माउस क्या है, एंटर दबाने से क्या होता है, तो फिर बैंक को ट्रेनिंग देने में समय लगेगा। इसलिए बैंक चाहती है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज हो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों आगे बात करते हैं कार्य अनुभव। कोई कार्य अनुभव की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, बिना अनुभव वाले हैं, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पद के लिए पूरी तरह से आवेदन कर सकते हैं। हाल के वर्षों में आईबीपीएस ने क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करना शुरू किया है, यानी ज्वाइनिंग के समय अगर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कई बार आपको दिक्कत आ जाती है, आपको एनओसी शो करना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं साथियों कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के आप देख पा रहे हैं कि 4 स्टेजेस है। पहला है प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी। तीसरे स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फाइनली फाइनल प्रोविजन अलॉटमेंट होगा, देन आपकी बैंक में नौकरी लग जाएगी। अब जैसे प्रीलिम्स में क्या होगा, प्रीलिम्स में केवल 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और क्वांट। रीजनिंग के 40 सवाल पूछे जाएंगे, 40 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, 25 मिनट का समय रहेगा। क्वांट के 40 सवाल पूछे जाएंगे, 40 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, 20 मिनट का समय रहेगा, यानी 80 सवाल 80 नंबर 45 मिनट। साथियों पेपर पूरी तरह से कंप्यूटर पर आधारित होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पेपर बाइलैंग्वेज होगा, यानी आपको सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी, हाँ बिल्कुल होगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। कट ऑफ क्या है, तो भाई कट ऑफ होगी सेक्शनल, यानी आपको रीजनिंग को भी अलग से पास करना है, क्वांट को भी अलग से पास करना है। रीजनिंग का पेपर 25 मिनट में करना है, मैथ का पेपर 20 मिनट में करना है। अब आते हैं मेंस पर। तो मेंस में देखिए रीजनिंग और मैथ के साथ साथ जीए, इंग्लिश और हिंदी और कंप्यूटर जैसे 5 सब्जेक्ट शामिल होते हैं। रीजनिंग के 40 सवाल 50 नंबर आधा घंटा,
मैथ्स के 40 सवाल 50 नंबर आधा घंटा, जीए के 40 सवाल 40 नंबर के लिए 15 मिनट। इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक भाषा, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है आप इंग्लिश वाला पोर्शन अटेम्प्ट ही मत करो, आप हिंदी के 40 सवाल करो 40 नंबर के लिए 30 मिनट। हिंदी कमजोर है, इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश वाला पोर्शन करो, हिंदी मत करो। दोनों भाषाओं में से आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो भाषा चुन सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह 200 सवाल 200 नंबर, 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। साथियों कट ऑफ में आपको दिखा दूं, ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है, अलग अलग स्टेट की कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ यहां पर देख सकते हैं। कट ऑफ ये 80 में से है, क्योंकि प्रीलिम्स 80 नंबर का होता है। तो आंध्र प्रदेश की कट ऑफ 70, 62, 71 कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि पेपर बहुत आसान होता है इसका। अब आप देख सकते हैं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड वगैरह। उत्तर प्रदेश की कट ऑफ 71.75 है, 2025 का ये आंकड़ा है। साथियों मेंस की कट ऑफ में आपको दिखाता हूं, ये जो कट ऑफ है ना ये फाइनल है, प्रोविजनल अलॉटमेंट है, मतलब 100 नंबर में से हैं ये जो नंबर है। मेंस होता है 200 नंबर का, लेकिन उस 200 नंबर को ये 100 नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना वो 100 नंबर में से होता है। तो ये फाइनल कट ऑफ है। आंध्रा का एससी में गया है 53.44, ठीक है। तो इसमें मैंने एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अनरिजर्व कैटेगरी और इकोनॉमिक और एक्स सर्विसमैन सबका डेटा दिया हुआ है। आप अपने स्टेट के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि भैया 100 में से अगर इतने नंबर आ गए मेरे तो मैं पास हो जाऊंगा। मेंस होता है 200 नंबर का, ठीक है। वो जो 200 नंबर का मेंस है उसको 100 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रोविजनल अलॉटमेंट 100 नंबर के आधार पे होती है। तो आप मोटे तौर पर ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मेंस में कितने नंबर लाएं कि हम पास हो जाएं। तो उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ गई है रिजर्व के लिए 59.91 है, तो लगभग 120 के आसपास, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत गणित होती है, बहुत मैथमेटिक्स इसमें लगाते हैं लोग। कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि 120 130 के करीब अगर आपका स्कोर है तो ये लगभग आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। तो ये है स्टेट वाइज मेंस की कट ऑफ आउट ऑफ 100। प्रोविजनल अलॉटमेंट किया ये डेटा है, ठीक है। जिस बच्चे के उत्तर प्रदेश में इकोनॉमी वीकर सेक्शन कैटेगरी में 57 नंबर आ गए होंगे वो पास हो गया, ठीक है। इस तरह से साथियों अब मैं आपको दिखा देता हूं सिलेबस। ग्रामीण बैंक का ये सिलेबस है। रीजनिंग में आप देख सकते हैं पजल, सिटिंग अरेंजमेंट्स, लॉक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन जैसी चीजें आती हैं। मैथमेटिक्स में डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपको मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, पूरा अर्थमेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब कुछ इसमें शामिल है। जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं करंट अफेयर है 6 से 8 महीने का। बैंकिंग अवेयरनेस में आरबीआई की पॉलिसीज, बैंकिंग टर्म्स, स्टैटिक जनरल नॉलेज भी इसमें पूछ लेते हैं, कंट्रीज, कैपिटल वगैरह। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट वगैरह ये सारा पार्ट रहता है। हिंदी में अपठित गद्यांश, व्याकरण, रिक्त स्थान की पूर्ति, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द और बर्तनी त्रुटि, समानार्थ, विलोम शब्द जैसे समानार्थक और विलोम शब्द जैसी चीजें शामिल हैं। कंप्यूटर में आपका फंडामेंटल कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, ईमेल बेसिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस, शॉर्टकट कीज, कॉमन एब्रिविएशन जैसी चीजें शामिल हैं, ठीक है। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रामीण बैंक की तैयारी चाहते हैं कि एक सिस्टमेटिक एक आपको बैच मिले, तो आप हमारे इस चौपाल बैच 3.0 से जुड़ सकते हैं। ये बैच हमने 6 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट की हैं। इस बैच से आप जुड़ जाएं, आपको 6 अप्रैल से लेकर आज तक की सभी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, क्लास नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और क्लास में जो पढ़ाया गया बोर्ड पीडीएफ है वो भी आपको इसमें मिल जाएंगी, और जो चीजें लाइव चल रही हैं वो भी आप कर सकते हैं। बाकी का जो कंटेंट है वो आप रिकॉर्डेड कर सकते हैं। अगर आप इस बैच को लेते हैं तो नोटिफिकेशन के टाइम पर 1 सितंबर के लगभग हम एक और बैच लेकर आएंगे, चौपाल बैच 4.0, और वो बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप चौपाल बैच 3.0 का पार्ट है। तो आप साथियों इस कॉस्ट में 2 बैच ले सकते हैं, चौपाल बैच 3.0 एंड 4.0, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूंगा। ग्रामीण बैंक से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल थे या जो कुछ एक एस्पिरेंट को जानने का अधिकार है वो सभी बातें बताने का एक प्रयास मैंने किया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को लाइक एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।